ऑफ फेलियर होते हैं। एक शेयरिंग ऑफ बोल्ट्स होता है, शेयर फेलियर हो सकता है, ठीक है जी। और दूसरा क्या हो सकता है कि बेरिंग फेलियर हो सकता है, ठीक है। बेरिंग फेलियर किस में होगा, वो प्लेट में होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो टाइप के फेलियर हैं, उनके फार्मूला हम देख चुके हैं, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। So this is the first problem. In the first problem, we need to check. Example is check bolt spacing, edge distance, and bearing for the connection shown in the figure. हमारे पास एक कनेक्शन गिवन है और इसमें हमने क्या चेक करना है, पहले तो हमने ये देखना है कि बोल्ट स्पेसिंग, जो मतलब दो बोल्ट्स हैं, इनके दरमियान सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है, उसके एज पर AIC रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा। हमारे पास ये कनेक्शन गिवन है, हम इसको देखते हैं अभी। उसके अलावा एज डिस्टेंस, इसके जो कॉर्नर वाला बोल्ट है इसके से लेकर प्लेट के एज तक का जो डिस्टेंस है उसका कितना डिस्टेंस है। एंड देन अगेन बेरिंग हमने फाइंड आउट करने हैं, बेरिंग स्ट्रेंथ, इस कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। याद रखिएगा सिर्फ उसने बेरिंग स्ट्रेंथ की बात करी है, अभी उसने शेयर स्ट्रेंथ की बात नहीं की। तो वी जस्ट नीड टू चेक द बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस कनेक्शन। अब कनेक्शन है क्या, कनेक्शन बेसिकली है ये कि टेंशन मेंबर है, एक ये टेंशन मेंबर है और ये गजट प्लेट है ये, और इसको कनेक्ट किया गया है हमारे पास बोल्ट के साथ। बोल्ट्स का डाया क्या है, 3/4 इंच उनका डाया है बोल्ट का। और स्टील क्या यूज़ किया गया है, जो टेंशन मेंबर, गजट प्लेट और जो स्टील है बोल्ट का, उसका स्टील क्या है, A36 स्टील यूज़ किया गया है, ठीक हो गया जी। उसके अलावा हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास ये जो प्लेट है, प्लेट की डायमेंशन क्या है, दैट इज़ 5 इंटू हाफ। 5 क्या चीज़ है, 5 इसकी विड्थ है, 5 इंचज़ इसकी विड्थ है, और हाफ इंच इसकी क्या है, थिकनेस है। गजट प्लेट है, गजट प्लेट की थिकनेस कितनी है, 3/8 इंचज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है, और ये आ जाएगी हमारे पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वो ये वाली हो जाएगी। तो हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के लिए चीज़ें देखनी है कि हमारे पास क्या बन क्या रहा है, ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले जो पहला पार्ट है वो तो हमने देखनी है कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब अगर दो बोल्ट्स के दरमियान सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देखें तो हमारे पास कितनी है, इस बोल्ट के सेंटर से इस बोल्ट के सेंटर तक, मतलब ये जो पूरी एक लाइन ऑफ बोल्ट है और एक ये लाइन ऑफ बोल्ट है, इनके सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 2.5 इंचेस, ठीक है। और हमें कोड क्या कह रहा था, हमें कोड ने बोला था कि 2.667 टाइम्स डाई ऑफ द बोल्ट होना चाहिए। अब डाई ऑफ बोल्ट कितना है, 2.667, और बोल्ट का डाई क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ इंच। तो ये हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हुआ भी पड़ा है। तो पहले देख लेना 2.667 टाइम्स डाई ऑफ द बोल्ट, और हमारे कम से कम वो कितना रिक्वायर करता है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 इंचेस। 2 इंचेस या इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 इंचेस हो। और हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 2.5 इंचेस। तो हमारे पास जो स्पेसिंग इधर कनेक्शन में है 2.5 विच इज़ ग्रेटर दैन द रिक्वायर्ड, तो हमारे पास ओके है जी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग तो ओके होगी। उसके अलावा क्या चीज़ है, हमें देखना है एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस जो इसके लिए, इन बोल्ट्स के लिए कम से कम एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये कहाँ से पता चलेगा, हमारे पास डाई ऑफ बोल्ट है 3/4 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, AISC का टेबल है जो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया भी है, वो ये वाला है, J34 ये वाला टेबल है, ये हमें बताएगा मिनिमम एज डिस्टेंस। तो हमारा बोल्ट का डाया कितना है, दैट इज़ 3/4 इंचेस। 3/4 इंचेस के लिए एट शेयर एजेस हमारे पास कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 1/4, दैट मीन 1.25 इंचेस होना चाहिए कम से कम। 1/4 मतलब 2.25 होता है, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 1.25 इंचेस फॉर 3/4 इंच डाया बोल्ट्स के लिए। हर बोल्ट ऑफ हर डाया बोल्ट के लिए डिफरेंट होगा ये एज डिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो कम से कम इतना होना चाहिए। और हम अभी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है 1 × 1/4 इंचेस, बिल्कुल उतनी है जितना हमें रिक्वायर्ड था। हमें एज डिस्टेंस कितना हमारे पास गिवन है, 1.25 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और AIC भी हमें ये कहता है कि इतना ही होना चाहिए। तो एज डिस्टेंस भी क्लियर है जी। एक्चुअल एज डिस्टेंस कितना है 1.25, जबकि रिक्वायर्ड कितना था 1.25, तो ये भी ओके हो गया। अब बात आ गई बेरिंग स्ट्रेंथ की। अब बेरिंग स्ट्रेंथ की जब मैं बात करता हूँ तो मैं देन अगेन मैंने जब बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो बेरिंग स्ट्रेंथ किस चीज़ की होगी, देखो बेरिंग स्ट्रेंथ पहले तो एक टेंशन मेंबर है और एक गजट प्लेट है। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि खाली टेंशन मेंबर में ही बेरिंग हो। अब देखो ज़रा सा ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारे पास अगर लेट से मैं ये लोड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बोल्ट्स हैं, ये बोल्ट क्या होगा, मैं सिर्फ पहले ऊपर वाली लाइन की बात करता हूँ, तो ये बोल्ट क्या करेगा, ये वाला जो बोल्ट है ये इस वाले रीजन पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या होगी, बेयरिंग स्ट्रेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये जो वाला जो बोल्ट है, ये वाला जो बोल्ट है ये इस वाले रीजन पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो टोटल बेरिंग स्ट्रेंथ सिर्फ एक लाइन की कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बेरिंग स्ट्रेंथ प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये सिर्फ हमारे पास एक लाइन की बेरिंग स्ट्रेंथ आएगी। इन शॉर्ट मतलब ये कि अगर प्लेट को इधर मूव किया जाए तो ये जो लाइन ऑफ बोल्ट है ये
कितना लोड अप्लाई कर रहे होंगे वो इस तरफ अप्लाई कर रहे होंगे, तो ये जो टोटल होगी ये एक लाइन की बेरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब हमें तो इस पूरे कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स इस प्लेट की बेरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इस लाइन की स्ट्रेंथ प्लस इस लाइन की स्ट्रेंथ, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास इस वाली जो टेंशन मेंबर है इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये क्लियर हो गया। लेकिन सिर्फ प्लेट में बेरिंग स्ट्रेंथ नहीं देखनी, गजट प्लेट में भी तो देखना है, टेंशन मेंबर में खाली नहीं देखनी, गजट प्लेट में भी तो हो सकता है। गजट प्लेट का कैसे होगा, देखिए हो क्या रहा है कि लेट से अगर मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो बोल्ट है इस वाले के लिए, इस टेंशन मेंबर के लिए तो इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट ये जो इसके बैक एंड पे गजट प्लेट नजर आ रही है, ठीक है, ये जो गजट प्लेट नजर आ रही है ये क्या हो रहा है, ये अगर इधर मूव होना चाह रहा है, इसको मैं इधर फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये जो बोल्ट है ये इस जगह पर, इस गजट प्लेट के तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, और ये वाला जो बोल्ट है वो इस जगह पर अप्लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर टेंशन मेंबर के लिए हम कहाँ से इधर से लेकर इधर तक जा रहे हैं, तो गजट प्लेट के लिए क्या हो रहा होगा, गजट प्लेट को वो किस तरह क्रैक करना चाह रहा होगा, वो यहाँ से इनिशिएट हो रहा होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर गजट प्लेट की अगर मैं लाइन ड्रॉ कर सकूँ तो वो इसके ऑपोजिट बन रही होगी, उसका एज ये बन रहा होगा, ये गजट प्लेट है, अगर मैं इसको ये देखिए, ये गजट प्लेट है, ये ऐसे और ये, उसमें भी तो बोल्ट ऐसे ड्रिल हो रहे हैं, ठीक है, ये एक मैं बोल्ट बना दिया, एक ये बना दिया, और इसको इधर कर दिया और इधर मूव कर दिया, ठीक है। अब मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ इस जगह पर, तो ये जो बोल्ट है इस गजट प्लेट के लिए बेरिंग स्ट्रेंथ क्या हो रहेगी, ये गजट प्लेट की एज की बेरिंग स्ट्रेंथ और ये इन दो के दरमियान सेंटर टू सेंटर स्ट्रेंथ। तो हमें सिर्फ टेंशन मेंबर की बेरिंग स्ट्रेंथ नहीं फाइंड करनी, हमें गजट प्लेट की भी बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसमें भी चांसेस हैं कि बेरिंग फेलियर हो सकता है। अब फिर इस कनेक्शन की ओवरऑल बेरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, टेंशन मेंबर की बेरिंग स्ट्रेंथ, गजट प्लेट की बेरिंग स्ट्रेंथ, इन दोनों में से जो कम से कम होगी, किस में पहले बेरिंग हो, चांसेस हैं कि शायद टेंशन में बेरिंग स्ट्रेंथ बेरिंग फेलियर ना हो, लेकिन क्या पता इस गजट प्लेट में बेरिंग फेलियर हो जाए, तो इनमें से जो कम वाली आएगी स्ट्रेंथ हम उसको कहेंगे कि दिस इज द बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस कनेक्शन। अभी प्रॉब्लम इंशाल्लाह आगे प्रोग्रेस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एनालिसिस बेसिकली ये करना है कि हमारे पास ये लोड अप्लाई हो रहा है डेड लोड और ये लाइव लोड है, इसमें स्पेसिंग वाली चीज़ तो क्लियर हो गई कि बोल्ट स्पेसिंग क्लियर है, एज डिस्टेंस भी क्लियर है, बट अब बेरिंग फाइंड करनी है इस कनेक्शन की, और फिर ये चेक करना है कि डेड लोड और जो लाइव लोड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये कनेक्शन स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब क्या करते हैं, बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, पहले बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड कर लेते हैं टेंशन मेंबर की, फिर गजट प्लेट की फाइंड आउट कर लेंगे। देन अगेन प्रोसीजर उसका वही है। प्रोसीजर हमारे पास क्या था बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले कि पहले तो हमें होल का डाया फाइंड करना है कि होल का डाया कितना है। होल का डाया क्यों फाइंड करना है, ताकि हम क्लियर लेंथ निकाल सकें। अब होल का डाया के लिए क्या था, डाया ऑफ बोल्ट कितना है 3/4 इंचेस, और उसमें नॉर्मली स्टैंडर्ड होल ही ड्रिल करेंगे अनलेस अनटिल कोई और मेंशन किया हो। अब उसके लिए क्या करना है, याद रखना है, इसमें प्लस 1/16 ऐड करेंगे, ठीक है। वो जो प्रीवियस टेंशन मेंबर उसमें 1/8 और वो कर रहे थे, बेरिंग स्ट्रेंथ की जब भी कैलकुलेशन करोगे तो प्लस 1/16 करना, डाया के होल में डाया ऑफ बोल्ट प्लस 1/16 करोगे तो होल का डाया आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास होल का डाया। अब क्या करना है, हमारे पास होल का डाया आ गया, तो अब क्या करना है, पहले इसकी ये इस वाली लाइन की एज की बेरिंग स्ट्रेंथ और फिर इन दोनों के दरमियान की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो पहले ये मैं करूँ। अब उसके लिए क्या चाहिए मुझे, एल क्लियर, मतलब इसका क्लियर लेंथ कितनी है। तो क्लियर लेंथ के लिए क्या करेंगे, इसके सेंटर से एज तक का डिस्टेंस कितना है 1.25 इंचेस, उसमें से मैं हाफ होल का डाया माइनस करूँगा, जो कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। तो हम इसी तरीके से करेंगे कि हमने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, अगर ये मुझे कैलकुलेट करनी है, अगर एल क्लियर, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर सकूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए, तो ये हो जाएगा। ये हमारे पास अगर एल क्लियर फाइंड आउट करनी है तो एल क्लियर क्या हो जाएगा, एच डिस्टेंस माइनस हाफ होल का डाया। तो एच डिस्टेंस कितना था 1.25 इंचेस, उसमें से होल का हाफ डाया माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होल का डाया आ गया, उसको हाफ कर दिया तो हमारे पास ये क्लियर जो लेंथ आ जाएगी वो एज वाले के लिए आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी नॉमिनल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ के लिए जो इसकी ऑब्वियसली जो बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है उसके दो फार्मूला हैं, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। तो पहले ये वाला फार्मूला से फाइंड कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए 1.2, ठीक है जी। एल क्लियर लेंथ वो हमने निकाल ली। टी क्या है, अब इसमें टी क्या चीज़ है, थिकनेस। अब थिकनेस किस चीज़ की है, पहले देखो हम टेंशन मेंबर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो टेंशन मेंबर की थिकनेस डालेंगे। अब टेंशन मेंबर की थिकनेस कहाँ से आएगी, वो हमारे पास ये गिवन है कि 5 इंच तो इसकी विड्थ थी, बट थिकनेस कितनी है, हाफ इंचेस। तो हम थिकनेस हमारे पास ये आ गई इधर से। तो आपने क्या किया, ये इसकी थिकनेस हाफ इंचेस और उसके बाद एफ अल्टीमेट जो A36 स्टील होता है उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है, यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है 36 KSI और अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है 58 KSI। तो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये पहले वाले फार्मूला से कि इस वाले जो एज है उसकी कितनी बेरिंग स्ट्रेंथ है 29.36,
पहले फार्मूला से तो ये आ गई। अब दूसरे फार्मूला से फाइंड आउट कर लो। दूसरे फार्मूला से क्या आएगा 2.4 टाइम्स डाया, ठीक है, इंटू टी इंटू एफ यू। तो 2.4 तो लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था ये जो डी है ये डी होल का डाया नहीं है, ये सिर्फ बोल्ट का डाया है, ठीक है, इस फार्मूला में याद रखना। तो बोल्ट्स का डाया क्या था 3/4 इंचेस। टी देन अगेन वही थिकनेस उतनी ही है, प्लेट की थिकनेस जितनी हाफ थी, और एफ अल्टीमेट 58। तो दूसरे वाले फार्मूला से स्ट्रेंथ कितनी आती है 52.2। कहने का मतलब ये कि पहले वाले फार्मूला से एच की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है बेरिंग 29.36, और जबकि दूसरे फार्मूला से आ रही है 52.2। तो इन दोनों में से जो कम है वो चूज करनी है, और कम कौन सी है 29.36। तो एच की बेरिंग स्ट्रेंथ जो कितनी है नियर द एज ऑफ द मेंबर, उसकी बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी आई जो इनमें से कम है, और वो है 29.36 पर बोल्ट। ठीक हो गया। तो एक बोल्ट के लिए हमारे पास 29.36 के पर बोल्ट आ गई। पर बोल्ट का मतलब ये है कि ये देखिए जैसे ये है, पर बोल्ट का मतलब ये कि एक लाइन ऑफ बोल्ट्स है उसके लिए, ठीक है। ये शियर स्ट्रेंथ की बात की गई कि पर लाइन ऑफ बोल्ट के लिए ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब ऑब्वियसली ये तो ये आ गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक लाइन ऑफ बोल्ट तो नहीं, हमारे तो दो लाइन ऑफ बोल्ट हैं जो रेजिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि जैसे 29.36 है ये एक बोल्ट की लाइन है, ठीक है। तो हमें इनको दो के लिए करना है, बट ये सिर्फ अभी तो सिर्फ मैंने एच के लिए फाइंड आउट किया। अब एच के बाद क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ये सिर्फ मैंने अभी ये इस वाले के लिए फाइंड किया कि ये एक बोल्ट का इतनी है, ठीक है। अब ये वाले बोल्ट की क्या करनी है, ये जो बोल्ट है ये भी तो ऑब्वियसली कुछ इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ तो होगी इस जगह पर। अब ये सेंटर टू सेंटर के लिए फाइंड आउट करनी है। फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास फिर से देखो, अब दो बोल्ट्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी है 2.5, और इनमें से अब एक होल का डाया माइनस करना है, ठीक है। मैं प्रीवियसली समझा भी चुका हूँ कि अब हमें क्या चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए। एच के लिए कैलकुलेट कर दिया, अब इस वाले के लिए कैलकुलेट करना है। तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2.5 में से एक होल का हाफ होल इधर से हाफ होल से माइनस करेंगे तो आपके पास ये क्लियर डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, तो अब क्या किया, ये एल क्लियर ऐसे आ जाएगा, होल का डाया माइनस किया इसमें से, और हमारे पास ये इस तरीके से 1.668 आ जाएगा। अच्छा, जब ये हो चुका तो उसके बाद क्या करेंगे कि देन अगेन हमारे पास आर एन। अब इसके लिए, अब ये जो दूसरे वाला है उसके लिए हमने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, जो सेंटर है उसके लिए स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे करेंगे, फिर से वही फार्मूला आ जाएगा कि जैसे ये आ जाएगा पहले वाला फार्मूला 1.2 एल सी इंटू टी इंटू एफ यू, और दूसरे वाले फार्मूला। तो अब ये सेंटर के लिए क्या करेंगे, 1.2 हमें पता है, ठीक है जी। एल क्लियर सेंटर के लिए 1.688 वो भी हमें पता है। टी थिकनेस है टेंशन मेंबर की हाफ इंचेस वो भी हमें पता है। एफ अल्टीमेट अभी हमें पता है। तो पहले वाले फार्मूला से ये स्ट्रेंथ आई, और दूसरे वाले फार्मूला से मैंने आपको जैसे रिपीट किया था कि उसकी स्ट्रेंथ यही रहेगी सेंटर वाले के लिए, क्योंकि फार्मूला ये 2.4 वही चीज़ रहेगा, डाया भी वही रहेगा, टी भी वही रहेगी, थिकनेस भी, एफ अल्टीमेट भी। तो जो प्रीवियसली एज के लिए जो कैलकुलेट की थी स्ट्रेंथ, वो सेंटर वाले के लिए भी वही स्ट्रेंथ आएगी 52.2। अब क्या करना है, कंपैरिजन। पहले वाले फार्मूला से इसकी ये स्ट्रेंथ आ रही है, दूसरे से ये आ रही है, तो इनमें से कौन सी वाली कम हो जाएगी, वो अब इस वाले के लिए जो सेंटर के लिए बात करूँ वो दूसरे से कम आ रही है स्ट्रेंथ, तो हम ये वाली यूज़ करेंगे 52.20। तो 52.20 के पर बोल्ट। इसका मतलब ये है कि इस वाले रीजन के लिए बेरिंग स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस वाले रीजन के लिए एक लाइन ऑफ बोल्ट के लिए हमने जो कैलकुलेट किया वो 52.2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये चीज़ आ जाएगी 52.2। दैट मीन्स अगर एक लाइन की बात करूँ तो 29.36 एच सेंटर के लिए 52.2, इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए, तो ये एक लाइन ऑफ बोल्ट की बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, द बेरिंग स्ट्रेंथ फॉर द टेंशन मेंबर, चूंकि एक लाइन नहीं है दो लाइनें हैं, ठीक है, वो उसका मैं क्लियर कर देता हूँ कि टोटल एक लाइन ऑफ बोल्ट की बेरिंग स्ट्रेंथ 29.36 प्लस 52.2, ये तो ये आ गई। अगर सिर्फ यही होते हैं तो फिर सिर्फ बेरिंग स्ट्रेंथ ये होती, बट सिर्फ एक लाइन नहीं है दो लाइन है, तो हम इस एज वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सेंटर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस कनेक्शन क्या आएगी, बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी, बेरिंग स्ट्रेंथ फॉर द टेंशन में प्लस 2 इंटू 29.36 प्लस 2 इंटू 52.2, तो ये हमारे पास टोटल इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ आ गई 163.1। अब ये किसकी बेरिंग स्ट्रेंथ आई, दैट इज़ फॉर द टेंशन मेंबर, ठीक है। अब हमने किसकी फाइंड करनी है, गज़ट प्लेट की फाइंड करनी है। प्रोसीजर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा कि उसमें जाके ये जब ये फार्मूला यूज़ करते हैं इसमें सिर्फ थिकनेस चेंज रहेगी, बाकी सब वही चीज़ें रहेंगी, ठीक है। मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम फाइंड करेंगे गज़ट प्लेट की कि ठीक है जी, टेंशन मेंबर की तो बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी, चूँकि हमें पूरे सिर्फ अगर हमसे पूछता है कि सिर्फ टेंशन मेंबर की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करो तो ये हमने कर लिया, इधर तक
सोल्यूशन हो जाता। बट उसने पूछा कि पूरे कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, तो पहले टेंशन की फाइंड आउट करोगे, फिर गजट प्लेट की फाइंड करोगे, और जो इनमें से कम वाली होगी वो चूज़ करेंगे कि भाई कम से कम ये कनेक्शन कितने पे फेल कर जाएगा, वो चूज़ करेंगे। अब गजट के लिए करना है। अब गजट वाले के लिए क्या करेंगे, गजट वाले के लिए अगर मैं बना सकूँ डायग्राम, तो वो उसके लिए ये हो जाएगी, ये इसके ये ऐसे कि ये हमारे पास ये एक था, और ये एक बोल्ट ड्रिल हुआ, ये इसका कॉर्नर ये वाला बन रहा है, ये कॉर्नर इसके इधर है, और ये एक आ जाएगा और ये हो जाएगा। देन अगेन इसका एज डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा। प्लेट टेंशन मेंबर के लिए एज डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ठीक है, और जबकि गजट प्लेट का एज डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों के दरमियान हो जाएगा, और इसका सेंटर टू सेंटर भी वही डिस्टेंस रहेगा। तो एक्जैक्टली सेम चीज़ है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इसकी थिकनेस चेंज हो रही है, ठीक है। टेंशन मेंबर की थिकनेस कितनी थी, 1/2 इंचेस, जबकि प्लेट की थिकनेस कितनी थी, 3/8 इंचेस। जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी सेम एग्जैक्ट प्रोसीजर हो जाएगा। इसी प्लेट के लिए एक बार एज की, ये अगर मैं इसका एज ड्रॉ कर सकूँ प्लेट का, ठीक है, तो इसकी एज की स्ट्रेंथ, बेरिंग स्ट्रेंथ, फिर इसके सेंटर की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, और दोनों को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल गजट प्लेट की बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसी तरीके से एज अगर इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो वही जो एज डिस्टेंस था 1.25, उसमें से होल कट आया, देन अगेन बोर्ड सेम है तो होल कट आया वही रहेगा, ठीक है, वो माइनस कर दिया, ये हमारे पास क्लियर डिस्टेंस आ जाएगा एज के लिए, एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब फार्मूला यूज़ करना है 1.2 एल क्लियर टी इंटू एफ यू, तो पहले वाला फार्मूला यूज़ किया 1.2 एल क्लियर भी यही आ गया। अब ये देखिए ये टी क्या चीज़ है, ये टी है थिकनेस ऑफ गजट प्लेट, और ये कितनी है 3/8 इंचेस। उधर हमने क्या यूज़ की थी, हाफ, क्योंकि वो टेंशन मेंबर था, और एफ अल्टीमेट वही है। अब इससे एज की स्ट्रेंथ कितनी है 22.02 पहले वाले फार्मूला से, दूसरे वाले फार्मूला से देखोगे 2.4 डी इंटू टी इंटू एफ अल्टीमेट, तो फिर देखो 2.4 पता है, डी डाई ऑफ बोल्ट ये भी पता है, ठीक है, वही एग्जैक्टली है। टी सिर्फ चेंज हो रहा है, ठीक है, टी उधर कितना था 1/2 इंचेस था, इधर 3/8, और एफ अल्टीमेट, और इससे वैल्यू आ रही है कितनी 39.15, उधर कितनी आ रही थी 52.2, सिर्फ टी कम हुआ जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हुई। तो अब क्या करोगे, अब ये पहले वाले से और ये वाले इन दोनों को कंपेयर करो, इनमें से कम कौन सी है 22.02। तो देखो इस केस में जब ये बात कर रहा हूँ मैं गजट प्लेट की, इसकी एच की बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 22.02, जबकि उसके लिए क्या थी, जब मैं टेंशन मेंबर की बात कर रहा था उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी 29.36। तो सिर्फ क्या हुआ कि इसकी थिकनेस कम हुई जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक हो गया। तो ये ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, इसके सेंटर टू सेंटर ऑब्वियसली खाली ये तो नहीं रहेगा, खाली एच की स्ट्रेंथ तो नहीं फाइंड आउट करनी हमें, ऑब्वियसली गजट प्लेट के लिए इसके सेंटर से इसके सेंटर तक भी तो हमने फाइंड करनी है, तो वो वही प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ वही थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे। उसी तरीके से कि हमारे पास पहले क्लियर डिस्टेंस चाहिए एस माइनस एच, वो 2.5 हमें पता है, उसमें से एक होल का माइनस किया 1.668, एग्जैक्टली वही 1.2 एल पता है एल सी, और ये टी थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे। इसकी अब देखो सेंटर पहले वाले फार्मूला से 44.06, उधर कितनी निकल रही थी, उधर कितनी आती 58.74, सही हो जाएगा। अब दूसरे वाले फार्मूला से देन अगेन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2.4 डी इंटू टी एफ यू, और इधर भी देखो ये हमने पहले वाले जैसे कैलकुलेट किया था एच के लिए, इसी तरीके से इधर, तो ये 39.15 उधर से ही आएगी, ठीक है। अब इसको कंपेरिजन कर लो कि ये वाली स्ट्रेंथ और ये वाली स्ट्रेंथ, इनमें से कौन सी वाली कम है, तो ये 39.15, तो इसमें से 39.15 ये कम वाली यूज़ आ गई। अब जब हम ये गजट प्लेट की बात करेंगे तो गजट प्लेट की टोटल स्ट्रेंथ बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी बन जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो ये एज वाली स्ट्रेंथ, ये सेंटर वाली की स्ट्रेंथ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तुम्हारे पास टोटल गजट प्लेट की बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी 122.3, ठीक है जी। जैसे हमने ऊपर ये टेंशन मेंबर की 2 इंटू इस तरीके से किया था, उसकी कितनी थी बेरिंग स्ट्रेंथ, अगर देखें कि टेंशन मेंबर की बेरिंग स्ट्रेंथ है 163.1 और गजट प्लेट की बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 122.3, ठीक है। तो पता क्या चल रहा कि कौन से वाली कंट्रोल करेगी, द गजट प्लेट कंट्रोल्स, ऑब्वियसली कि देखिए इसका मतलब ये है कि गजट प्लेट में पहले ही बेरिंग फेलियर हो जाएगा, शायद टेंशन में अभी फेलियर ना हो लेकिन गजट प्लेट में पहले ही फेल हो जाएगा। तो इस कनेक्शन के लिए हम कम वाली कंसिडर करेंगे, तो नॉमिनल बेरिंग स्ट्रेंथ फॉर द कनेक्शन इज देयरफॉर Rn इज इक्वल टू 122.3 गजट प्लेट। इसका मतलब एक चीज़ आपने याद रख लेनी है कि द नेक्स्ट टाइम के लिए हम ये नहीं करेंगे कि हम पहले टेंशन मेंबर के लिए फाइंड आउट करें, फिर गजट प्लेट के लिए फाइंड करें और फिर इनमें से देखेंगे कि कौन सी कम है। समझ में आ गया, कॉमन सेंस ये है कि जिसकी थिकनेस कम होगी वो वाला क्रिटिकल होगा। तो अगली बार ये ज़रूरी नहीं है कि टेंशन मेंबर की फाइंड आउट करो, अगर टेंशन मेंबर की थिकनेस कम है तो सिर्फ टेंशन मेंबर की फाइंड कर लो, अगर गजट प्लेट की थिकनेस कम है तो सिर्फ उसी की कैलकुलेट करो, क्योंकि पता चल जाएगा कि उसी की स्ट्रेंथ सबसे कम आ रही है बेरिंग स्ट्रेंथ,
ठीक है। जैसे अब इन दोनों में से कम इसकी है तो हमें सिर्फ यही फाइंड करने की जरूरत है, बट समझाने के लिए पहला प्रॉब्लम हमने ऐसे किया है। तो भाई जी बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, बेरिंग स्ट्रेंथ पहले वाली जी आ जाएगी 122.3। अच्छा अब क्या करेंगे, तो हमारे पास बेरिंग स्ट्रेंथ आ गई, उसको बस सिर्फ स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इसकी आ जाएगी डिज़ाइन स्ट्रेंथ 91.7, ये इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी। एज पर LRFD 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अब देखना है जो लोड आ रहे थे अल्टीमेट 1.2 डेड 1.6 लाइफ, तो वो कितना आ रहा था 90 किप्स विच इज़ लेस देन द बेरिंग स्ट्रेंथ, कि भाई इतना लोड आ रहा है और हमारा मेंबर जो कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ है 91.7, दैट मीन्स वो इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है, जबकि एक्चुअली आ कितना रहा है 90 किप्स, तो इस वजह से सेफ है। ओके अगर ये ज़्यादा हो जाता तो फिर फेल हो रहा था, एनालिसिस में ये कहते हैं कि हमारा कनेक्शन फेल हो रहा है, बेरिंग फेलियर हो रहा है, ठीक है। अगर ASD से करोगे तो जो हमने बेरिंग स्ट्रेंथ निकाली थी उसको क्या करना है 2 से डिवाइड करोगे, तो ASD हलाएबल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी 61.2, फिर ASD में क्या कहते हैं सिर्फ डेड प्लस लाइव करते हैं, फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। रिक्वायर्ड कितनी है 60 लोड आ रहा है और हमारी स्ट्रेंथ कितनी 61.2, तो ASD में भी ओके है। सो बेरिंग स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट भी ओके है, स्पेसिंग भी रिक्वायरमेंट ओके है, एज डिस्टेंस रिक्वायरमेंट भी ओके है। तो ये इस तरीके से जी पहला हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हुआ, ठीक है। सिर्फ अगली बार के लिए ये हो जाएगा कि आसानी की हो जाएगी, पहले वाले के लिए थोड़ा सा लेंथी हो गया कि हमें टेंशन मेंबर फाइंड करना पड़ा, फिर गजट प्लेट फाइंड करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम जिसकी थिकनेस कम होगी खाली उसी की बेरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वही क्रिटिकल होगा, उसी की स्ट्रेंथ कम ही होगी, ठीक है जी। चलिए हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आपने क्या फाइंड करना है, जो आपके पास गिवन है, आपके पास डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन एज ऑन द फिगर बेस्ड ऑन द बेरिंग एंड द शेयर। अब आपने क्या इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ भी फाइंड करनी है और इसकी शेयर स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करनी है। आपके पास 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या हो रहा है कि आपने इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ तो पहले फाइंड करनी है, फिर उसके बाद शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है फॉर द फॉलोइंग बोल्ट। और मतलब बोल्ट्स क्या हो रहा है कि पहले जो बोल्ट्स हैं ये आपने यूज़ किए 307 पार्ट ए में, दूसरे वाले में आपने 325 यूज़ किए। थ्रेड्स आर इन द प्लेन ऑफ द शेयर मतलब एन टाइप यूज़ किया, उसके अलावा 325 थ्रेड नॉट इन द प्लेन ऑफ द शेयर मतलब एक्स टाइप यूज़ किया। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। हमारे पास जो कनेक्शन गिवन है इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ तो सेम ही होगी, क्योंकि बेरिंग स्ट्रेंथ किस पे फाइंड आउट कर रही है, FNV पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। बेरिंग स्ट्रेंथ इस पूरे कनेक्शन के लिए चाहे पार्ट ए हो पार्ट बी पार्ट सी तीनों के लिए सेम ही होगी, सिर्फ हर पार्ट के लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम अगर प्रॉब्लम देखें, हमारे पास सिंपल कनेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद क्या, बिकॉज द बेरिंग स्ट्रेंथ विल बी द सेम फॉर द पार्ट A, B एंड C, इट विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। तो पहले हमने क्या करनी है, बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। अब जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में ये किया था, अब इस कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि हम पहले टेंशन मेंबर ये फाइंड कर रहे थे, फिर गजेट प्लेट की फाइंड कर रहे थे। तो अब ये नहीं करना, अब क्या करना है, सिर्फ पहले देख लो कि आपके पास टेंशन मेंबर की क्या है, ये हमारे पास इसकी थिकनेस कितनी है 2.5 इंच इसकी थिकनेस है, और गजेट प्लेट की थिकनेस कितनी है 3/8 इंचेस। तो आप डायरेक्टली सिर्फ गजेट प्लेट ही की थिकनेस फाइंड आउट, इसी से बेरिंग स्ट्रेंथ इसकी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो बेरिंग स्ट्रेंथ है वो क्रिटिकल होगी, कम होगी, बजाय इसके कि हम दोनों की करें। तो सिर्फ गजेट प्लेट के लिए करेंगे, गजेट प्लेट के लिए देन अगेन इसकी एज डिस्टेंस ये एज होगा, और ये एक ये बेरिंग स्ट्रेंथ प्लस ये कॉर्नर की, और उसके अलावा इसके सेंटर से लेकर इसके दरमियान, तो ये हमने बेरिंग स्ट्रेंथ इसे कैलकुलेट कर लेनी है, और वो इस कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब हमारे पास बोल्ट का डाया क्या है, वही 3/4 इंचेस है, तो फिर वही प्रोसीजर वही रिपीट करना है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 3 इंचेस, इसका एज का डिस्टेंस कितना है, इसका ये वाला एज बन रहा होगा ये प्लेट का, ठीक है, तो 1.5। तो पहले हमने क्या कर लेना है, पहले तो होल का डाया फाइंड आउट करना है बेरिंग के लिए। होल का डाया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डाया ऑफ बोल्ट 3/4 प्लस 1/16 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया होल का डाया। अब होल के बाद होल के अब गजल प्लेट की एज स्ट्रेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको जैसे प्रीवियसली बता दिया, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गजल प्लेट विल कंट्रोल बिकॉज इट इज थिनर देन द टेंशन मेंबर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। अब उसका कॉर्नर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कॉर्नर के लिए क्या एज डिस्टेंस कितना था 1.5, उसमें से -1/2 डाया माइनस कर देंगे होल का, जैसे प्रीवियस कर चुके हैं, बार बार मैं इसको मैं कर चुका हूँ क्लियर। तो इसमें से ये देखो हाफ होल का डाया माइनस करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से लेकर इसके इधर तक का डिस्टेंस, इन दोनों के दरम्यान में जो भी डिस्टेंस आ जाएगा, तो इस तरीके से फाइंड करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आपके पास ये LC आ जाएगा ऐसे 1.094, और 1.2 अब फार्मूला यूज़ करोगे, पहला और दूसरा फार्मूला, तो पहले वाला फार्मूला से 1.2 LC, ये हमारे पास क्लियर लेंथ आ जाएगी। T इज द थिकनेस ऑफ द गजट प्लेट जो कि 3/8 है। F अल्टीमेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, 36 स्टील है, उसी के लिए अल्टीमेट इतना है। तो इसकी H की जो बेरिंग स्ट्रेंथ पहले फार्मूला से इतनी आई 28.55, दूसरा फार्मूला 2.4, D डाई ऑफ बोल्ट है, T थिकनेस ऑफ गजट प्लेट, F अल्टीमेट, और दूसरे वाले फार्मूला से इतनी आई। तो पहले वाले फार्मूला से ये है, दूसरे वाले से ये है, तो इनमें से कम वाली यूज़ करोगे। कम वाली कौन सी है 28.55, ठीक है। ये आ गई H की बेरिंग स्ट्रेंथ,
एज वाले की बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ गई 28.55 हो जाएगा। अब सिर्फ एज की तो नहीं देखनी, फिर से देखो सिर्फ एज की बेरिंग स्ट्रेंथ नहीं होगी, दूसरे वाले बोल्ट की होगी। ये तो सिर्फ इस बोल्ट की आ गई कि ये इस बोल्ट ये कितनी इस रीजन की कितनी बेरिंग स्ट्रेंथ है, अब इस वाले की भी देखनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हमें ये क्लियर लेंथ चाहिए। अब ये क्लियर लेंथ कैसे जाएगी, 3 में से एक होल का डाया माइनस कर देंगे, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, फॉर द अदर होल 3 इंचेस सेंटर टू सेंटर था, उसमें से एक होल का डाया माइनस करोगे 2.118, फिर से वही फार्मूला यूज कर गया 1.2 एल क्लियर, ये हम कह चुके हैं। टी इज द थिकनेस ऑफ द गजर प्लेट, एफ अल्टीमेट दैट इज दिस, और हमारे पास ये आ जाएगी। ये तो आ जाएगी पहले वाले फार्मूला से स्ट्रेंथ। दूसरे वाले फार्मूला से मैंने आपको बताया था जब एच के लिए कैलकुलेट कर ली तो सेंटर वाले के लिए भी वही स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ें सेम ही रह जाती हैं। तो आप देख लेना है सेंटर वाले के लिए पहले वाले फार्मूला से ये वैल्यू है, दूसरे वाले से ये है, तो इनमें से कौन से वाली कम है, वो ये वाली है 39.15। तो आप ये देख लोगे सेंटर वाले के लिए ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अब टोटल अगर इस पूरे कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो एज की स्ट्रेंथ, ये जो एज की स्ट्रेंथ है प्लस ये जो सेंटर वाले जो बोल्ट हैं उनके लिए जो स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास नॉमिनल बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन आ जाएगी 67.7 किप्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको थोड़ी सी एक चीज़ ये बता दूं कि आपने ये देखना है कि जैसे ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेंथ थी, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेंथ है, अगर इसी तरीके से एक और भी होल ड्रिल हुआ पड़ा होता तो उसकी भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते कि उधर से लेकर वो भी हम ऐड करते कि ये एक स्ट्रेंथ हो जाती प्लस दिस प्लस एक और स्ट्रेंथ हो जाती। तो डिपेंड करता है कि कितने बीच में होल स्पेसेस बन रही हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसकी टोटल बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जी कनेक्शन के आगे बेरिंग स्ट्रेंथ इतनी। अच्छा, अब आपने क्या करनी है, शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। अब शेयर स्ट्रेंथ पहले पार्ट ए की देख लेते हैं। पार्ट ए के लिए शेयर स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट कर लेनी है। क्या फार्मूला क्या था शेयर स्ट्रेंथ का, कि जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बोल्ट का, उसको बोल्ट के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बोल्ट का एरिया तो कैलकुलेट कर लो। बोल्ट का एरिया क्या होगा, डाई ऑफ बोल्ट कितना 3/4, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो बोल्ट का एरिया आ जाएगा 0.4418। अब पहले वाले पार्ट के लिए क्या था, A307 बोल्ट यूज़ करना है, और उसके लिए नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना है 24 KSI। ये कहाँ से आएगा, वो टेबल जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ठीक है। 307 के लिए कितना होता है 24 KSI, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर एक बार क्विकली जाके दिखा सकूं तो ताकि आपको वो चीज़ उधर से क्लियर हो जाए कि ये जो पिछली वाली स्लाइड्स हैं इसमें मैंने आपको जो चीज़ दिखा दी ये आ जाएगा, ठीक है जी। 307 के लिए कितना नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना 24 होता है। अब दूसरे वाले के लिए यूज़ करेंगे तो वो 48 हो जाएगा, 325 विद थ्रेड्स, और विदाउट थ्रेड्स के लिए 60 हो जाएगा। तो ये 3 यूज़ होंगे, पार्ट ए में ये वाला होगा, पार्ट बी में दूसरा, पार्ट सी में तीसरे वाला यूज़ हो जाएगा, ठीक है जी। बैक टू अवर सोल्यूशन जी, हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इसके लिए क्या करना है, हमारे पास एफ एन बी 24 के ऐसा ही पहले पार्ट के लिए, उसको बोल्ट के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगी क्या, ये एक बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी कि एक बोल्ट कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है शेयर फेलियर के लिए, ठीक है। लोड अप्लाई किया तो ये तो आ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली एक बोल्ट तो है नहीं, हमारे पास कितने बोल्ट्स हैं, 2 बोल्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली टोटल इस पूरे कनेक्शन की शेयर स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी। अगर मैं A307 बोल्ट्स यूज़ करूंगा तो फिर क्या करेंगे 1 × 2, ये तो 2 बोल्ट्स बन गए, तो इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप क्या करोगे, आपके पास फॉर 2 बोल्ट्स 2 × 10.6, तो आपके पास शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ गई 21.20 किप्स, ठीक है। अब ये देखना है कि एक कनेक्शन है उसमें बेरिंग स्ट्रेंथ उसकी कितनी है 67.7 किप्स, और उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है। अगर 307 पार्ट ए यूज़ कर रहे हो तो पार्ट ए के लिए ये जो पार्ट ए है उसमें अगर 307 बोल्ट यूज़ करो तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी है 21.2, बेरिंग कितनी है ये। तो इनमें से कौन सा वाला क्रिटिकल होगा, फेल क्या होगा, लेट से पहले शेयर पे पहले फेलियर हो जाएगा, तो द शेयर स्ट्रेंथ कंट्रोल सिंस इट इज लेस इन द बेरिंग स्ट्रेंथ। तो बेरिंग और शेयर में भी कौन से वाला कम है, शेयर वाला कम है, तो देयरफॉर शेयर स्ट्रेंथ कंट्रोल। तो हम उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ क्या करेंगे, जो उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी वो हम शेयर की बेस पर कर देंगे। जैसे देखते हैं ना, एक वैल्यू ज़्यादा एक कम है, तो जो कम वाली वैल्यू होगी वो चूज़ करेंगे। बेरिंग इतनी आ रही है, शेयर इतनी आ रही है, तो शेयर वाली उस कनेक्शन की डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी, बेरिंग की बेस पर नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि ये जो कनेक्शन है ये फेल हो जाएगा, इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ इतनी है, ठीक है। तो इनमें से ये कम है, तो देयरफॉर द डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज, हम उसका देखो शेयर के लिए भी स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75 था, अगर आपको याद हो, मैं आपको बता चुका हूँ। बस उसको 21.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी एज पर LRFD, एज पर ASD हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10.6 हो जाएगा। तो इस कनेक्शन की जो कनेक्शन पार्ट ए के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ है LRFD के लिए 15.9 किप्स है जी का। उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि उसकी बेरिंग इतनी है, इसकी शेयर इतनी है, बस आपने ये जज करना है, बेरिंग फाइंड करनी है, शेयर जज करनी है, शेयर स्ट्रेंथ, और जो उनमें से कम होगी वही उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी,
ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, दूसरे वाले पार्ट में हमने 325 बोल्ट्स विथ थ्रेड्स इन द प्लेन ऑफ द शेयर, मतलब एन टाइप यूज करना है, मतलब उसकी क्या हो जाएगी, एन वी क्या हो जाएगा, सिर्फ एन वी चेंज हो जाएगा, एफ एन वी चेंज हो जाएगा, वो 48 के ऐसा हो जाएगा। फिर उसी तरीके से फाइंड आउट करोगे एफ एन वी, क्योंकि बेरिंग तो सेम ही है, बोल्ट भी वही सेम है, तो उसका एरिया भी सेम होगा। अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है देख लो, एक बोल्ट की कितनी आ रही है 21.21, और दो के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42.42। प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में देखो 307 अगर बोल्ट यूज़ करोगे पार्ट ए में तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी आ रही थी, जबकि अगर 325 बोल्ट यूज़ करोगे तो 42.42। क्यों? क्योंकि एफ एन वी ज़्यादा है। ठीक है जी। अब फिर से देख लेना है, कंपेयर कर लेना है कि शेयर स्ट्रेंथ अगर यही बोल्ट यूज़ करोगे तो इसकी शेयर स्ट्रेंथ इतनी है और बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 67.7 किप्स। देन अगेन यही कंट्रोल कर रही है तो हम इसी की बेस पर डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। 42.40 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर द केस ऑफ LRFD, तो अब उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 31.8। ASD के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो उसकी ये आ जाएगी। ठीक है। देन आ जाता है पार्ट सी। पार्ट सी के लिए भी प्रोसीजर वही सेम है, एफ एन बी बस सिर्फ बढ़ जाएगा 60 हो जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक के लिए 26.51, दो के लिए कितना हो जाएगा 53.02। इसको कंपेयर ड्रॉ करोगे, ये शेयर स्ट्रेंथ है। ठीक है। इसको फिर उस तरीके से बेरिंग स्ट्रेंथ से, बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी थी 58। देन अगेन जैसे पार्ट ए और पार्ट बी में था, देन पार्ट ए एंड बी शेयर स्ट्रेंथ कंट्रोल, तो फिर से क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ ही कंट्रोल करेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ हर बार नहीं होगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा, इसको उससे कंपेयर करना पड़ेगा बेरिंग स्ट्रेंथ से। ठीक है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी है, अब इसके लिए 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे 39.8, इसकी ESD इतनी आ जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास तीनों पार्ट्स के लिए हमने डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऐसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है। पहले बेरिंग स्ट्रेंथ निकाली, फिर शेयर स्ट्रेंथ निकाली, और फिर उनको कंपेयर करके इस तरीके से फाइंड आउट करना है। देन अगेन उसके अलावा क्या देखना है कि हमने एज डिस्टेंस और स्पेसिंग, ऑल द स्पेसिंग एंड एज रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है। स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग हमारे पास कितनी है, सेंटर टू सेंटर कितनी है 3 इंचेस है, और हमें कितनी चाहिए थी 2.667 टाइम्स डाई ऑफ द बोल्ट, वो वही बन रही होगी 2.667 टाइम्स जो प्रीवियस वाले में थी। डाई ऑफ द बोल्ट था 3/4 इंचेस, उससे कैलकुलेट की थी तो वो बनती थी 2 इंचेस, और हमारा सेंटर टू सेंटर कितनी है, दैट इज 3 इंचेस। तो ओके है भाई, क्लियर है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, एज डिस्टेंस कितना है 1.5, और हमें कितना चाहिए था प्रीवियसली देख लो, इन डाई बोल्ट्स के लिए हमें चाहिए था 1.25 जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में था। ठीक है। तो ये भी ओके है, तो दोनों में ओके हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स भी ओके हो गए, और ये भी आ जाएंगे। तो हमारे पास ये देखें बोल्ट स्पेसिंग है 3 इंचेस विच इज ग्रेटर देन 2 इंचेस, तो ये भी ओके है। ठीक है। इस तरीके से, और उसके अलावा आपको कितना चाहिए था 1.25 चाहिए था, और हमें कितना, हमारे पास कितना है 1.5 है, तो ओके है जी। ठीक है। इस तरीके से आपने करना है सेकंड प्रॉब्लम। देन आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है,